नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम पिछले वीडियो के प्रश्न से जो हमने आपको पूछा था। तो ये प्रश्न था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के छठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिए हैं। यानी कि बिहार दौरे पर थे और यहाँ पर बोधगया में इस दीक्षांत समारोह में वो पार्टिसिपेट किए मुख्य अतिथि के तौर पर। और आगे हमने यहीं से प्रश्न रिलेट करके आपसे पूछा था कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, और हमने ये भी आपको बतलाया था कि ये बीपीएससी एग्जाम में आई थिंक 2 बार पूछा जा चुका ये प्रश्न। तो इसको लेकर हमने जानकारी आपको दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। पंचम पीढ़ी का विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो का जो हमारा हॉट टॉपिक है, जो प्रमुख खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, उनमें कुछ यहाँ पर आपके समक्ष है। जैसे कि यहाँ पर पहला है कि पासपोर्ट जारी करने में बिहार का जो सिवान जिला है यह राज्य में अव्वल है, यानी कि बिहार में अव्वल रहा है। अगला है कि पूर्णिया बिहार की मीरा कुमारी भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त हुई है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा को लेकर भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन मेघदूत को रिसेंटली 40 वर्ष पूरा हुआ है। भारत पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है। अब ये किस देश को किया गया है वो चीजें वीडियो में आप देखेंगे। अगला है स्काई ट्रैक्स की तरफ से जो रिपोर्ट आई है विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों को लेकर, तो इसमें हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है अबू धाबी में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 30 अप्रैल 2024 से दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त होंगे। अर्थात वर्तमान में जो एडमिरल आर हरि कुमार है वो कह सकते हैं सेवानिवृत्त होंगे 30 अप्रैल को, जिनके बाद इस पद पर नियुक्ति होगी दिनेश कुमार त्रिपाठी की। अगला प्रश्न एक रिपोर्ट से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आगामी 77 वर्षों में, यानी कि 77 ईयर्स में भारत की जो जनसंख्या है वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है इसरो का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर फीचर होने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। अब पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जो कि इस अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर फीचर हुई थी। तो ये चीजें हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे, और भी कई प्रश्न हैं, सम्मिलित सारी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखने को मिलेगा। आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ जानकारी खास करके वैसे लोगों को बता दूं जिन्हें पीडीएफ वगैरह ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। पिछला वीडियो आप जाके देखे होंगे अगर, तो उसमें कमेंट बॉक्स में देखिएगा बहुत सारे लोग एकदम बहुत मात्रा में कमेंट आया कि सर पीडीएफ हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, अगर आप सही तरीके से पीडीएफ तक पहुंच पा रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वैसे लोगों के लिए जिन्हें पीडीएफ ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप जो हमारा ऑफिशियल ऐप है, वहां पर देखेंगे बीपीएससी वाला ये कोर्स है। आपका कोई भी कोर्स है, कोर्स में जाइएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन पे जब जाइएगा तो वहां पर आपको माई कोर्स पे क्लिक करना है। अगर आप कोई कोर्स नहीं लिया तो पहले ऑल कोर्स पे क्लिक करके वहां पर कोई एक कोर्स ले लीजिएगा। अगर आप कोर्स परचेज किए हुए हैं तो आपको माई कोर्स पे क्लिक करना है। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अपडेटेड होना चाहिए। नया वर्जन जो रिलीज हुआ है वो अगर आप लोग अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिए। तो वहां पर माई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स दिखेगा, वहां पर जाएंगे, वहां पर रिकॉर्डेड नाम का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर जाएंगे तो तमाम जो स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह एकदम सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज वहाँ पे बटा हुआ है। एकदम ध्यान से पढ़िएगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे मुझे डेली करंट अफेयर्स चाहिए, तो सबसे पहले जब वहाँ पर जाएंगे एप्लीकेशन पे माई कोर्स में रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में, वहाँ पर करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। वहाँ पर हमसे पूछेगा डेली मंथली ईयरली, तो हम अगर मान लीजिए हमें डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो हम डेली पे क्लिक करेंगे। फिर हमसे पूछेगा 2022 23 24 हमें कौन सा चाहिए, तो 2024 वाला भी सेक्शन है, 2023 वाला भी, 2022 वाला, वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर आप चीज़ों को देख पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको इसी कोर्स में वो तमाम चीज़ें जो स्क्रीन पर दिख रही है वो दी जा रही है, ठीक है। तो जो लोग इसे ढूंढने में परेशान हो रहे थे, आई होप कि अब यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई और भी यहाँ पर दिक्कत हो रही तो इस नंबर पर आप हमें जरूर संपर्क कीजिएगा। अच्छा, जो नए छात्र हैं जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। नए छात्रों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। नए छात्र जो पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे
तो वहाँ पर आपको कोर्स में एक प्रोमो कोड दिखेगा, एक कूपन कोड दिखेगा, जो कि नए छात्रों के ही मतलब कह सकते हैं आईडी पर ये अप्लाई होगा। अगर आपने एप्लीकेशन पे कोई भी कोर्स अब तक परचेज नहीं किया तो ये कूपन आपके इसमें अप्लाई हो जाएगा आईडी में। अन्यथा अगर आपने कोई कोर्स पहले से परचेज किया हुआ है तो ये कूपन आपके आईडी में अप्लाई नहीं होगा। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपको 100 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट है ही, लेकिन 100 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और ये ऑफर आप प्राप्त कर सकते हैं 30 अप्रैल 2024 तक। और हमने इंडिकेट भी किया है ये ओनली फॉर न्यू यूजर के लिए जो कि पहली बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इसी में आपको टेस्ट सीरीज आदि हम दे रहे हैं और इसमें एक नया सेक्शन हमने ये भी जोड़ा। आप लोग जो बोल रहे थे कि सर ऑनलाइन टेस्ट का पीडीएफ नहीं मिलता है, तो पीडीएफ जो है अब इसका जो सोल्यूशन है पीडीएफ में वो भी आपको मिलेगा। एक तो ऑनलाइन ही सारा चीज़ें आपको दिया जा रहा था, सोल्यूशन वगैरह, एक्सप्लेनेशन वगैरह, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ें पीडीएफ में भी आपको देखने को मिलेगा टेस्ट में। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक पेड टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम ग्रुप बहुत लोग ज्वाइन किए हुए हैं, तकरीबन 450 मेंबर, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और साथ ही साथ वीडियो में कमेंट भी किए हैं पिछले वीडियो में कि सर हमें मिल नहीं रहा, कहाँ पर आप ये डेली सेंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक बार मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर बीपीएससी मेकर का कई चैनल है, तकरीबन 6 से 7 चैनल है, लेकिन जो पेड ग्रुप है करंट अफेयर्स के लिए, जिसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई कैसे आप इसे ज्वाइन करेंगे। अगर आप इसे ज्वाइन किए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 450 मेंबर है, 446। तो यही वाला जो आइकन है वो आपको दिखेगा, यही पेड ग्रुप है करंट अफेयर्स का, जिसमें दैनिक यानी कि डेली, मंथली और ईयरली नोट्स आपको दिए जाते हैं प्रत्येक दिन सुबह के 6 बजे। तो इसे ही आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स के लिए अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो। ठीक है, बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारा चैनल है टेलीग्राम का, लेकिन जो आपने ज्वाइन किया है करंट अफेयर्स के लिए वो ये वाला है, तो इसी में आप लोग देखिएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप लोगों का ये सारा डाउट क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के सेशन के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है। अभी हम आपको बतला रहे थे बिहार का सीवान जिला इसमें अव्वल रहा है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2023 में पासपोर्ट के लिए 3,90,000 या फिर 3.90 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें कि 3,56,000 लोगों को पासपोर्ट जारी किया गया। 3,90,000 में से 3,56,000 लोगों को पासपोर्ट जारी किया गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम स्थान पर या फिर अव्वल जो जिला है पासपोर्ट जारी करने में वो कौन रहा, तो सिवान रहा, जहां पर 39,681 पासपोर्ट जारी किया गया। उसके बाद पटना का नाम आता है और फिर आता है गोपालगंज। तो ये चीज़ें ध्यान आप लोग रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पिछले साल भी ये जानकारी हमने आपको दिया था। अच्छा, अगर हम बात करें बिहार में प्रमंडलों की, एक जानकारी यहाँ से आपको मैं दे दूं। बिहार में 9 प्रमंडल है, पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। तो इसमें एक प्रमंडल है सारण। सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, सारण, सिवान और गोपालगंज। और अगर प्रमंडल वाइज देखें हम तो पासपोर्ट जारी करने में बिहार का सारण बहुत ही आगे है, मतलब इस मामले में बहुत आगे है अन्य मतलब प्रमंडल की तुलना में। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसको जरूर ध्यान रखिएगा, हालांकि हमने यहाँ पर नोट नहीं किया है, आप लोग अपने कॉपी में इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। सारण प्रमंडल इसमें आगे है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर पासपोर्ट की बात हुई है तो एक जानकारी रिसेंटली हमने रोजी बारोलिया से संबंधित दिया था, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। दरअसल हाल ही में ट्रांस वुमेन रोजी बारोलिया राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाले ट्रांसजेंडर या फिर किन्नर बनी थी, जिस वजह से ये खबरों का विषय था। बात हो रही थी पासपोर्ट की, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये जानकारी आपको दिया है ताकि एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाए। इस सीरीज की यही तो विशेषता है, करंट अफेयर्स आप यहाँ पे पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप चीज़ों को रिवाइज भी करते जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, पासपोर्ट की बात हुई और हम बात नहीं करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में फ्रांस को पहला स्थान मिला है और साथ ही फ्रांसीसी पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 194 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ये नवीनतम रिपोर्ट है 2024 वाला। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखें। इसमें फ्रांस का जो पासपोर्ट है या फिर यूं है फ्रांसीसी पासपोर्ट जो है, इसे पहला स्थान मिला है। भारतीय पासपोर्ट के संदर्भ में चीज़ों को हम देखें तो 2024 के इस रिपोर्ट के अनुसार 84वें से
50वें स्थान पर आ गई, यानी कि एक पायदान का गिरावट दर्ज किया गया है भारतीय पासपोर्ट के मतलब जो शक्तिशाली होने की जो मतलब पैमाना है उसमें। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जहां पर पिछले साल 2023 में भारत के पासपोर्ट धारक 60 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते थे, इस साल ये बढ़कर 62 हो गया है। तो ये यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये आंकड़े खासकर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की मीरा कुमारी वर्ल्ड शूटिंग पारा स्पोर्ट्स यानी कि WSPS वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई है। पूछा गया कि बिहार के किस जिले की रहने वाली है। करेक्ट आंसर है बिहार के पूर्णिया जिले की। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें, अच्छा यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, मिस टाइपिंग है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहला पॉइंट है कि बिहार के पूर्णिया जिले की मीरा कुमारी, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई है। अच्छा अगर हम बात करें मीरा कुमारी की, तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। वर्तमान में मीरा कुमारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में कार्यरत है। और साथ ही साथ जो बात हम कर रहे थे इस प्रतियोगिता के वर्ल्ड कप के बारे में, जो ये WSPS वर्ल्ड कप है 2024 वाला, ये 22 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई है और 1 मई 2024 तक ये आयोजित होगा। और ये कहाँ आयोजित होगा? चांगवोन दक्षिण कोरिया में। ये यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा। ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हो रही है, ये तिथि क्या है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है बिहार के खेलों की। तो ऐसे में रिसेंटली हमने जानकारी दिया था कि वर्तमान में जो बिहार के खेल मंत्री बने हैं, मतलब नए खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। और जो बात हम कर रहे थे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन। और बिहार राज्य की जो राजकीय खेल है ये कबड्डी है। अच्छा एक जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को लेकर ये ध्यान रखिए कि 25 मार्च 2023 को ये वो तिथि है जब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता मिली थी। मतलब इसके बाद ये जो मान्यता मिली, इसके बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार से जुड़े हुए खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणा, कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ये डेट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा यहाँ पर इस तस्वीर को देखकर आपको कुछ चीजें याद आ रही होगी। दरअसल जो 75वां गणतंत्र दिवस आयोजित हुआ 2024 में, तो इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में जो 14 विभागों की झांकी निकली थी, उसमें एक झांकी थी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, जो कि मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी, जो कि आप यहाँ पर ये तस्वीर के माध्यम से इस झांकी को देख सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कुल 14 विभागों की जो झांकी निकली, तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी, ये जो मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी, इसको दूसरा पुरस्कार मिला है। आइए आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। देखिए जिन 14 विभागों की झांकी निकाली गई 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ये 2024 की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 विभागों की झांकी किस किस थीम पर आधारित थी वो चीजें यहाँ पर हमने डाल दिया है। इसमें पहले स्थान पर रहा था नगर विकास और आवास विभाग की झांकी, जो कि कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित थी। दूसरा पुरस्कार मिला था बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को, मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर यह था। तीसरा पुरस्कार मिला था संयुक्त तौर पर विधि विभाग और कृषि निदेशालय को, जो कि यहाँ पर इसका थीम भी आप देख सकते हैं। अच्छा इन सब के अतिरिक्त 2-3 और है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो ये आप ध्यान रखेंगे कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जो झांकी थी, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष पर आधारित थी। जल संसाधन विभाग की जो झांकी थी गया जी डैम पर आधारित थी। और एक और है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जो झांकी थी, ये 50 साल बेमिसाल पटना जू पर ये आधारित थी। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से आपको रट लेना चाहिए। हो सकता है अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसे हल करने में, एक अंक आपके हाथ में होगा। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। अच्छा एक चीज जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं, मान लीजिए 17वीं बीपीएससी हम आपको बता रहे हैं, इस एग्जाम की बात करें तो लगभग 35 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे और एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और सही चीज़ों को पढ़ना, ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ना ये बहुत मायने रखता है। इस सीरीज के माध्यम से इस चीज़ को आप फुलफिल कर सकते हैं। दोबारा कहीं पर भी किसी भी सोर्स पर आपको, मतलब किसी भी सोर्स पर आपको जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। डेली बेसिस पर आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। एक समय निर्धारित कर लीजिए कि फलाने समय में हमें इस सीरीज के वीडियोज को देखना है।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारत ने पहली बार हाल ही में किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? उस देश का नाम है फिलीपींस, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 19 अप्रैल 2024 को भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है, यानी कि भेंट दी है। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ चीजें याद रखना है इससे संबंधित कि यह मिसाइल C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए फिलीपींस को पहुंचाई गई है और इस तरह ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश है जिसे भारत ने अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है। ये चीजें याद रखने योग्य है। कुछ बातें और भी इसी से संबंधित है। दरअसल आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन की डील की थी। ये डील कब हुई थी, ये समझौता कब हुआ था? तो जनवरी 2022 में हुई थी। लेकिन अभी मीडिया में ये बातें बिल्कुल नहीं आ रही है, खबरों में ये बिल्कुल नहीं है कि कितने मिसाइलें फिलीपींस को दी गई है। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा कि भारत ने फिलीपींस को कितनी मिसाइलें दी है, अभी इसका पता नहीं चला है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो ज़रूर हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल ये जानकारी हमारे पास नहीं है। तो इतनी सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फिलीपींस को भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मंगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसको लेकर यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि फिलीपींस के चीन के साथ, यानी कि चाइना के साथ हाल ही में साउथ चाइना से, यानी कि दक्षिण चीन सागर में कई बार झड़प हुए हैं और ब्रह्मोस मिसाइलों से समुद्र में फिलीपींस की जो ताकत है वो बढ़ेगी, साथ ही समुद्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी रोका जा सकेगा। तो इसी दिशा को, मतलब इसी को मद्देनजर ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में फिलीपींस ने भारत से इस प्रकार की डील किया था 2022 में और पहली खेप जो है फिलीपींस को सौंपी गई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के व्यापार की, तो आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि भारत का जो व्यापार है उनमें 95% जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग से ही होता है और इसका भी करीब 55% ये जो होता है ये साउथ चाइना सी, यानी कि दक्षिणी चीन सागर से होता है। और दक्षिणी चीन सागर व्यापार के दृष्टिकोण से खास करके भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये चीजें आंकड़ों के माध्यम से यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर यह प्रश्न है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो दोहा कतर का जो हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चिन्हित किया गया है या फिर चुना गया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 में आयोजित प्रतिष्ठित 2024 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दोहा कतर लगातार दूसरी बार ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया है। तो इस मामले में जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की बात करें तो इस मामले में दोहा कतर का जो हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है चांगी एयरपोर्ट या फिर चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का। तीसरे स्थान पर है इंचौन हवाई अड्डा जो कि कहाँ का है, ये है दक्षिण कोरिया का। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें यहाँ पर भारतीय एयरपोर्ट के संदर्भ में इस टॉप 100 की सूची में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वैश्विक स्तर पर 36वें स्थान पर रहा दिल्ली एयरपोर्ट, 59वें स्थान पर बेंगलुरु एयरपोर्ट, 61वें स्थान पर हैदराबाद एयरपोर्ट और फिर 95वें स्थान पर मुंबई एयरपोर्ट। ये वैश्विक स्तर की बात हुई, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय एयरपोर्ट के संदर्भ में हम बात करें भारत में पहले स्थान पर कौन रहा, तो भारत में पहले स्थान पर दिल्ली एयरपोर्ट और दूसरे स्थान पर बेंगलुरु एयरपोर्ट, तीसरे स्थान पर हैदराबाद, चौथे स्थान पर मुंबई। तो ये चीज़ें भारत के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रिसेंटली अभी हमने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट को लेकर जानकारी दिया था जो कि दुनिया के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट को लेकर जारी किया गया था ये सूची। रिसेंटली हमने 2 दिन पहले आपको बतलाया था। इसमें अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका का है वो सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा के रूप में चिन्हित किया गया। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि संयुक्त अरब अमीरात का है ये इसमें दूसरे स्थान पर, डलास हवाई अड्डा अमेरिका के तीसरे स्थान पर और भारत के संदर्भ में टॉप 10 की सूची में बात करें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली इस मामले में 10वें स्थान पर है। जबकि यहाँ पर जो स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी किया गया था ये दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत में पहला स्थान मिला है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा की हम बात करें तो फिलहाल यहाँ से इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी याद रखने योग्य है।
अगला पांचवा प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत को हाल ही में 40 वर्ष पूरे हुए हैं। बताएं कि यह किस वर्ष में शुरू किया गया था। बहुत ही आसान सा सवाल है। आप 40 वर्ष इसका जो मतलब ईस्वी है वो पीछे करके भी आंसर पे पहुंच सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं है तो। हालांकि ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगभग लोग जानते होंगे कि 1984 में ये आयोजित हुआ था। मतलब ये चलाया गया था, संचालित किया गया था। कब? तो 1984 में, 1984 में। अब आपको यहाँ पर इसको लेकर जानकारी दे दूं कि ऑपरेशन मेघदूत भारत की जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए कोड नाम था। और ध्यान रखना आपको, इसकी शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1984 को। और भारतीय सेना की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पूरे ग्लेशियर या फिर सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त किया था। ये परिणाम रहा था कि भारतीय सेना को यहाँ पर विजय प्राप्त हुई थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये मामला आखिर क्या था, जो सियाचिन ग्लेशियर पर जो विवाद हुआ, जो खास करके यहाँ पर झड़प हुई, जो युद्ध हुआ था, ये एक्चुअली में था क्या। दरअसल जुलाई 1949 में हुए कराची समझौते में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर अस्पष्टता के कारण यह विवाद हुआ था। जो कराची समझौते में सीमा को लेकर बातें कही गई थी, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर यहाँ पर चीजें स्पष्ट ही नहीं थी। यह समझौता स्पष्ट रूप से, यहाँ पर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यह समझौता स्पष्ट रूप से यह नहीं निर्धारित करता था कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र पर किसका अधिकार होगा, और जिस वजह से ये खास करके दोनों देशों के बीच ये युद्ध हुआ था। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में भी एक युद्ध लड़ा गया था। एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं कि 1971 में जो ये युद्ध लड़ा गया था, इसका जो अंत हुआ था इस युद्ध का, ये पाकिस्तान के समर्पण और बांग्लादेश की स्थापना के साथ इस युद्ध का समापन हुआ था। और इससे पहले बांग्लादेश जो जाना जाता था, यह पाकिस्तान का पूर्वी प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो ये चीजें यहाँ पर याद रखने योग्य है। 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, यह पाकिस्तान के समर्पण और बांग्लादेश की स्थापना से मतलब कर सकते हैं, आप इसको चिन्हित कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो भारतीय सेना की बात हुई तो ऐसे में सेना प्रमुखों को लेकर ध्यान रखिएगा। थल सेना प्रमुख यानी कि जनरल वर्तमान में है मनोज पांडे। वायु सेना प्रमुख अर्थात एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। अच्छा, यहाँ पर एक नई अपडेट आप सबों के लिए, हालांकि ये चीजें हम आगे देखेंगे। बात यहाँ पर हम करें नौसेना प्रमुख की, तो एडमिरल राधा कृष्णन हरिकुमार वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख है, जो कि 30 अप्रैल को, ये डेट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल 2024 को ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इनके स्थान पर किनकी नियुक्ति होगी वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बात यहाँ पर करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के हैं जनरल अनिल चौहान। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, जो कि MI-17V5, जो कि भारतीय सेना का एक हवाई जहाज था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में। वहां पर उनकी मौत हुई थी दुर्घटना स्थल पर। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेगा, खास करके ये विमान का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। MI-17V5 इस विमान का नाम था। अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त अरब अमीरात में कहां पर हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी, यहीं पर अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, हालांकि हमने पहले भी थोड़ी जानकारी आपको दिया था ये कहाँ पर आयोजित होगा। अब ये आयोजित हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का जो आयोजन है, ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया गया 16 से 18 अप्रैल 2024 को। ये इस कह सकते हैं आयोजन का 16वां संस्करण था, याद रखने योग्य है। अब इस संस्करण की या फिर इस सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी इफिशियंसी, नवीनकरणीय ऊर्जा समाधान अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, और नवाचारों अर्थात इनोवेशंस, और नीतियों अर्थात पॉलिसियों को आगे बढ़ाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये भी आपको याद रखना, ये तो इसका 2024 वाला संस्करण अभी कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसका पिछला संस्करण जो 2023 में आयोजित हुआ था, ये भी यहीं पर अबू धाबी में ही आयोजित हुआ था। ये भी 16 से 18 को आयोजित हुआ था, लेकिन ये जनवरी महीने में आयोजित हुआ था। ये भी 16 से 18 को ही आयोजित हुआ, लेकिन ये अप्रैल महीने में। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। सातवां प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 30 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना के नए प्रमुख का पदभार संभालेंगे? इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 30 अप्रैल से भारतीय नौसेना के नए प्रमुख होंगे।
विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 19 अप्रैल को यह घोषणा हुई थी। इस घोषणा के अनुसार 30 अप्रैल 2024 को वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख होंगे। वर्तमान में ये वाइस एडमिरल पद पर हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और बात करें तो वे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और बात करें हम भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में, तो वे 26वें प्रमुख होंगे। 25वें प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है, तो आर हरि कुमार है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वे मौजूदा एडमिरल आर हरि कुमार यानी कि राधा कृष्णन हरि कुमार का स्थान लेंगे, जो कि 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इनकी सेवानिवृत्ति के बाद नए जो प्रमुख होंगे भारतीय नौसेना के, ये होंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा, दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें तो 3 जनवरी 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक भारतीय नौसेना के 38वें उप प्रमुख के रूप में अपनी सेवा वे दे चुके हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अभी हम आपको भारतीय नौसेना के या फिर भारतीय सेना के प्रमुखों को लेकर जानकारी दे रहे थे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख अब तक तो आर हरि कुमार है, लेकिन 30 अप्रैल के बाद ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, नए प्रमुख हो जाएंगे कौन, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न की भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI ने हाल ही में किस बैंक के ऐप पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगाया था या फिर लगाया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप है एक, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का कह सकते हैं ऑफिशियल ऐप, इसी पर प्रतिबंध लगाया गया था। विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, RBI ने नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए सख्त उपायों का सुझाव देते हुए हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, जिस वजह से ये खबरों में आया था। अच्छा, इससे पहले भी RBI ने कुछ इस तरह का प्रतिबंध लगाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने मटेरियल सुपरवाइजरी चिंताओं का हवाला देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल ऐप अर्थात BOB वर्ल्ड पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाया था। कब, तो अक्टूबर 2023 में। किनके द्वारा, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, जो सभी बैंकों का संचालक है RBI, उसके द्वारा। अच्छा, RBI के लोगों से संबंधित NTPC एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। जो लोगो आप देख रहे हैं, पीछे ताड़ का पेड़ है और आगे यहाँ पर आपको बाघ दिख रहा होगा, तो लोगों से भी संबंधित चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। अब RBI की बात हुई तो एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये निकल कर सामने आती है। RBI अर्थात रिजर्व बैंक के अनुसार वर्तमान में देश में लगभग 50 लाख से अधिक उपभोक्ता सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC का उपयोग कर रहा है। ये बातें रिसेंटली RBI के द्वारा कही गई थी। अब CBDC की बात करें, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, तो 1 नवंबर 2022 को RBI ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। और यहाँ पर एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ में, कि मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाली भारत की पहली नगर निगम बनी थी पटना नगर निगम। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि जो ई मुद्रा है, इसे अपनाने वाली पहली जो नगर निगम बनी थी पूरे भारत में, वो है नगर निगम पटना नगर निगम। और पटना नगर निगम की स्थापना जरूर ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा आगामी 77 वर्षों में, यानी कि 77 ईयर्स में भारत की जनसंख्या वर्तमान की दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पर वही चीज़ों का जिक्र है। यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। इस वक्त इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की जनसंख्या की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 तक का जो आकलन है, इसके आधार पर भारत की जनसंख्या जो है लगभग 144.17 करोड़ है, यानी कि 1 अरब 44 करोड़ है, जो कि वैश्विक स्तर पर ये सबसे आगे है। 144.17 करोड़ इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है। जो कि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत के बाद जो दूसरा नाम आता है वो है चाइना, जो कि 142.5 करोड़ की आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है। कुछ समय तक चाइना जो था ये भारत से जनसंख्या के मामले में बहुत आगे था, लेकिन चाइना ने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल पर कई सारे नियम और कानून लागू किए, जिसके बाद यहाँ पर अब पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, जो कि भारत अब इस मामले में आगे निकल गया है। अच्छा, अगला पॉइंट हमने यहाँ पर एक ये भी जानकारी आपके समक्ष रखा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा दर है ये 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष
अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि जीवन प्रत्याशा क्या है, तो एक अहम टॉपिक है, इसे जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं जानते तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी अवश्य देंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर जनसंख्या की बात हो रही है, तो आगामी जितने भी एग्जाम है 2011 की जनगणना को जरूर पढ़ लीजिएगा, और 2023 में जो जाति जनगणना हुआ बिहार में, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। जरूर यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर 2011 से संबंधित जनगणना का एक प्रश्न नहीं पूछा गया हो। दरअसल ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मान लीजिए अभी इस वर्ष चुनाव चल रहा है, अगले वर्ष भी चुनाव है, तो ऐसे में जनगणना जो होनी है 2021 वाला, ये तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। 2025 में भी ये कम संभावना है होने की। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो जनगणना कार्य होगा, अधिसूचना जारी होगी, कार्य संपन्न होगा, डेटा सामने आएगा, इसमें लंबा प्रोसेस लगेगा। तो आपको आगामी 2-3 वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 2011 की ही जनगणना से पूछ जाएंगे। तो ये तो आपको पढ़ना ही, साथ ही साथ 2023 वाला जो बिहार जनगणना है, जाति जनगणना, उसको भी पढ़ना है। जाति जनगणना को लेकर एक वीडियो हमने आपको दिया है, आप एप्लीकेशन पर जाकर उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। देखिए, यहाँ पर ध्यान आपको रखना है, विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट होगा 2030 तक। अच्छा, यहाँ पर लगता है प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है कि भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है, यहाँ पे कब शब्द एक्स्ट्रा गया है। तो 2030 तक का ये लक्ष्य ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं कि लक्ष्य को लेकर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में बिहार के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा गया था, नेट जीरो का लक्ष्य कब तक का है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वर्तमान में जो इसरो के जो चीफ हैं, जो इसरो के प्रमुख है, या फिर कहीं इसरो के जो अध्यक्ष हैं, ये है एस एस सोमनाथ। तो इनके अनुसार भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर बात करें इसरो के अनुसार मौजूदा समय में भारत के 54 अंतरिक्ष यान और कई निष्क्रिय वस्तु कक्षा में है, अंतरिक्ष कक्षा में घूम रहे हैं, जो कि यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भी बताने का हमने आपको प्रयास किया है। तो जो अंतरिक्ष में जो मलबा है, उसे कह सकते हैं पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास है। ये लक्ष्य रखा गया 2030 तक का। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लक्ष्यों की हम बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कि भारत सरकार का 2070 तक और बिहार सरकार का 2040 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2070 है भारत सरकार का, 2040 है बिहार सरकार का। ये दोनों चीजें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। और वहीं पर अगली दूसरी पॉइंट को देखें, भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो हासिल करने का या फिर नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि इसरो के अनुसार 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। कब तक? 2035 तक का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया, खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा भारत का। हालांकि इसरो को लेकर रिसेंटली कई वीडियो में हमने इसरो की कई उपलब्धियों की चर्चा की है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन का जो टीम था, अमेरिका की एक संस्था द्वारा इसे सम्मानित भी किया गया है। तो ये चीजें हम विस्तार पूर्वक आपको बतलाते ही रहते हैं। फिलहाल आज हम इसे स्किप कर रहे हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर फीचर होने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि इसे कह सकते हैं मैगजीन के कवर पेज पर फीचर की गई थी। तो इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर फीचर किया है, जो आप यहाँ पर इस कह सकते हैं तस्वीर में देख सकते हैं। और हमने बताया कि पहली प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर फीचर की है या फिर जगह दी है। तो इंदिरा गांधी वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं और नरेंद्र मोदी वाला यहाँ पर। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, खबरों में है तो पूछे जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक का नाम है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी के लेखक या फिर लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो इस पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी के जो लेखक या लेखिका की जो बात हुई है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा रमन मित्तल और सीमा सिंह। उपयुक्त में से ए और बी इसका फाइनल आंसर होगा, अतः विकल्प नंबर डी। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया, कवर पेज को इस बुक के आप देख सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ये पुस्तक लॉन्च की गई है, जिसका विमोचन अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह हैं। तो इतनी सारी जानकारी आप यहाँ से इस पुस्तक को लेकर ध्यान रखिएगा। आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किर्गिस्तान में आयोजित
किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने या फिर भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं। सारी जानकारी हमने आपको दिया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जाएंगे, वहां पर आप लोग लिखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।